today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant and other JK SSP examination as well as central level examination SSC CGL and others. Okay. अब आप लोगों से यहाँ पे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या मूवमेंट 1857 से लेकर 1947 तक हम ये चीज़ें पढ़ेंगे. ओके. और ये सारी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा एवरीथिंग. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या है? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द रेबिलियंस इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम. जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है इसमें जो भी रेबिलियंस है वो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है. ओके. द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है 1857 का रिवॉल्ट. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द इंडियन इन, ठीक है, सरकैशंस. ओके. द ग्रेट रेबिलियंस, द इंडियन म्यूटनी, द सिपाही म्यूटनी. याद रखना. द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द ग्रेट रेबिलियंस, द इंडियन इन सरकैशंस, द इंडियन म्यूटनी, द सिपाही म्यूटनी. ओके. इनके अलग अलग नाम पूछे जा सकते हैं. ओके. अब है जनरल कॉजेज़ क्या क्या थे 1857 रिवॉर्ड के. इंग्लिश एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि इंग्लिश एजुकेशन को लाना है इंडिया में. तो ये किसके तहत आई? पहली बार जो इंग्लिश एजुकेशन आई इंडिया में ये कब आई? 1835. किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट ऑफ 1813. याद रखना. इंडिया में पहली बार इंग्लिश एजुकेशन आई कब? 1835 में. किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट ऑफ 1813. सपोर्टर, मतलब किसने इस चीज़ को सपोर्ट किया? वो थे 2 पर्सन इंडियन. एक थे राजा राम मोहन राय, दूसरा थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर. याद रखना. कौन थे? राजा राम मोहन राय और दूसरे क्या थे, क्या नाम था उनका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर. तो इंग्लिश एजुकेशन पहली बार इंडिया में कब आई? 1835. किसने लाई? मतलब किस चार्टर के एक्ट के तहत आई? चार्टर एक्ट ऑफ 1813. किन 2 लोगों ने सपोर्ट किया? राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर फॉर इंग्लिश एजुकेशन के लिए. अब इसके जो फादर कौन थे? फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक. याद रखना. फादर ऑफ, हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक. किसके कहने पर लाई इन्होंने? ठीक है, मैकेले के. ठीक है, जो लॉ मिनिस्टर थे. ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ठीक है, मैकेले, और जिनका जो क्या थे, एक लॉ मिनिस्टर थे. तो फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कौन थे इंडिया के? लॉर्ड विलियम बेंटिक. और इन्होंने क्या किया कि हर साल 1 लाख रुपीज़ एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे. तो ₹1 लाख वुड बी स्पेंड फॉर इंग्लिश एजुकेशन पर ईयर. तो याद रखना. इंग्लिश एजुकेशन जनरल कॉजेज़ क्या थी? इंग्लिश एजुकेशन लाना. तो चार्टर एक्ट के तहत 1813 में इंग्लिश एजुकेशन लाई. 1835 में 2 लोग थे इंडियन के सपोर्ट. एक का नाम था विद्यासागर, दूसरे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और दूसरा था राजा राम मोहन राय. फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक. ओके. 1 लाख जो है वो किसके कहने पे उन्होंने जो एजुकेशन लाए थे? मैकेले के. ठीक है, याद रखना. ₹1 लाख वुड बी स्पेंड फॉर इंग्लिश एजुकेशन पर ईयर. याद रखना. लॉर्ड विलियम बेंटिक को फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है. ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट. नो मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट वन इज हमारे पास आगे सती सिस्टम. ओके. सती सिस्टम किसने एबॉलिश किया था? सती सिस्टम वाज एबॉलिश बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने. याद रखना. जो सती सिस्टम थी किसने एबॉलिश किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने. कब? 1829 में. तो सती सिस्टम वाज एबॉलिश बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक. याद रखना. जो सती सिस्टम थे, ठीक है, वो किसने पहले क्या करते थे? मतलब कि वाइफ को भी हस्बैंड के साथ जला देते थे जिंदा. ठीक है. तो उसके बाद सती सिस्टम के ऊपर किसने रोक लगाया? किसके कहने पर? राजा राम मोहन राय के. याद रखना. सती सिस्टम एबॉलिश बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक कब? 1829 में. याद रखना. दिस डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सती सिस्टम एबॉलिश बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ऑन द रिकमेंडेशन बाय राजा राम मोहन राय के. ठीक है. तो किसने बोला ये रोकने के लिए? राजा राम मोहन राय जी थे. अब राजा राम मोहन राय कौन थे? ये थे फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज. याद रखना. ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे. याद रखना. राजा राम मोहन राय जी कौन थे? फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज. याद रखना. राजा राम मोहन राय इज़ कॉल्ड द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया. याद रखना. जो राजा राम मोहन राय थे इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था. किसने ये टाइटल दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. ओके. जिन्होंने मतलब कि एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया. याद रखना. जो डिस्कवरी ऑफ बुक है वो किसकी बुक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की. तो सती सिस्टम कब एबॉलिश की? 1829. किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने. किसके कहने पे? राजा राम मोहन राय के. राजा राम मोहन राय किसके फाउंडर है? ब्रह्मो समाज के. और राजा राम मोहन राय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. किसने टाइटल दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी बुक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया. ओके. नेक्स्ट वन इज लॉर्ड डलहौजी. ठीक है, याद रखना. लॉर्ड डलहौजी, ये इन्होंने जो लॉर्ड डलहौजी थे ये लेगलाइज्ड विडो री मैरिज एक्ट 1856
याद रखना। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो विडो री मैरिज थी इसको लीगलाइज कर दिया था। ओके, कब? 1856। याद रखना, लीगलाइज्ड विडो री मैरिज एक्ट 1856 में किसने किया ये? लॉर्ड डलहौजी ने। सपोर्ट किसने किया था इसको? सपोर्टेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इस चीज़ को किसने सपोर्ट किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो याद रखना, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इन्होंने विडो री मैरिज एक्ट 1856 को लेगलाइज कर दिया था। याद रखना, लेगलाइज विडो री मैरिज एक्ट 1856 किसने सपोर्ट किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, अब इकोनॉमिक कॉजेज क्या क्या थे? अब ये जनरल कॉजेज थे, अब यह इकोनॉमिक कॉजेज। अब यहाँ पे क्या हुआ था इकोनॉमिक कॉजेज में? क्या था ये, कहाँ से शुरू हुआ था? बंगाल से, उसके बाद मतलब बंगाल से फिर साउथ इंडिया में, फिर नॉर्थन साइड में आ गया। ओके, अब जो जमींदारी सिस्टम था ना, इसी को कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। याद रखना, जो जमींदारी सिस्टम है या परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ये कहाँ से शुरू हुआ था? बंगाल से। याद रखना, तो जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, यहाँ पे क्या करते थे? जो भी अंग्रेज लोग थे वो क्या करते थे? टैक्स लेते थे, जो भी जमींदार थे, ठीक है, छोटे मोटे, ठीक है, तो उनसे क्या करते थे? टैक्स लेते थे। और बीच में क्या करते थे? एक इंसान को रखा था कि जो उन लोगों से क्या करता था? टैक्स लेते थे। ओके, तो ये याद रखना था। और उससे क्या होता कि जो किसान लोग थे तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, और बीच में जो इंसान को रखा था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड था, ठीक है, तो वो क्या करते थे? उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो छोटे मोटे जो किसान थे उनसे टैक्स ले लेता था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो बड़ा जो लैंडलॉर्ड था, तो उसने क्या किया कि जो छोटे छोटे लैंडलॉर्ड थे तो उनको बोला कि भाई अपनी ज़मीन मेरे नाम करवा दो। तो वो भोले भाले थे कुछ लोग, तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन नाम करवा दी। तो वो क्या करता था, क्योंकि उसको पता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे टैक्स नहीं लेती है, ठीक है, तो इसी वजह से उसका वो फ़ायदा हो जाता था। तो और उनको अपनी ज़मीन के ऊपर काम पे रख देता था, और उनको कहता था कि भाई ज़मीन तो तुम्हारी है, सिर्फ नाम कर दो। तो ये वाली चीज़ें चलती थी। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? बंगाल जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल कब स्टार्ट हुआ था? 1793 में। याद रखना, ये जो जमींदारी सिस्टम थी या सेटलमेंट ऑफ बंगाल कब शुरू हुआ था? 1793। दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। याद रखना, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया। याद रखना, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर। याद रखना, जॉन शोर के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, किसके कहने पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर। तो जो जमींदारी सिस्टम या पार्टीशन ऑफ जो हमारे पास परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है, वो कब स्टार्ट हुए थे? 1793। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो फादर कहा जाता है सिविल सर्विस के। ओके, किसके कहने पे? जॉन शोर। ठीक है, किसके कहने पे? जॉन शोर के कहने पे। ये आपने याद रखना। नेक्स्ट वन ये है रोटवारी सिस्टम। ठीक है, रोटवारी सिस्टम क्या है? ये कहाँ भी हुआ था? ये साउथ इंडिया पे हुआ था। याद रखना पहली बार। स्टार्टेड इन, उसके बाद क्या हुआ था? स्टार्ट 1820 में हुआ था रोटवारी सिस्टम। याद रखना, रोटवारी सिस्टम कब हुआ था? 1820 में हुआ था। तो रोटवारी सिस्टम स्टार्टिंग 1820 किसने किया था? थॉमस मुनरे, ठीक है, एंड चार्ल्स रीड। याद रखना, थॉमस मुनरे और चार्ल्स रीड। याद रखना, जो रोतवारी सिस्टम थी कब स्टार्ट हुई थी? रोतवारी सिस्टम स्टार्टेड 1820। किसने की थी? मतलब थॉमस मुनरे और चार्ल्स रीड ने। याद रखना, जो रोतवारी सिस्टम थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1820 में। किसने की थी? थॉमस मुनरे और चार्ल्स रीड ने। ये याद रखना। और साउथ इंडिया में कौन पहली बार कहाँ पे हुआ था ये स्टार्ट? मद्रास में, फिर उसके बाद मुंबई में। याद रखना, मद्रास और मुंबई। अब यहाँ के जो लोग थे ना वो डायरेक्ट टैक्स देते थे, ठीक है, जो भी जमींदार वगैरह थे वो पढ़े लिखे थे, वो क्या करते थे? वो सीधा, उनको पता था कि, और उनका भी फ़ायदा हो रहा था, वहाँ पे व्यापार चल रहा था साउथ इंडिया में, ठीक है, और वहाँ पे वो जो जमींदार थे वो डायरेक्ट टैक्स देते थे ब्रिटिशर को। ओके, खुद जाके, ठीक है, तो उन्होंने बीच में किसी को नहीं रखा था। तो रोतवारी सिस्टम स्टार्टेड कब हुआ था? 1800 बाई किसने किया था? थॉमस मुनरे और चार्ल्स रीड ने। और कब फर्स्ट कहाँ से हुआ था स्टार्ट? साउथ इंडिया, मद्रास और उसके बाद मुंबई में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम क्या था? ये स्टार्ट हुआ था 1813 में, 33 में। याद रखना, 13 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो ये महलवाड़ी सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? 1833 में। ओके, किसने किया था स्टार्ट?
ठीक है। हार्ट मैकेंजन याद रखना, पहले अगर एग्जाम में आएगा तो आपने पहले इसको प्रायोरिटी देनी है, हार्ट मैकेंजन, क्योंकि पहली बार इसी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद अगर ये नहीं होगा ऑप्शन है तो फिर विलियम बेंटिक। ओके, तो सेकंड ऑप्शन आप विलियम बेंटिक को दे सकते हैं अगर ये ऑप्शन में हो। अगर ऑप्शन में होगी कि माहवारी सिस्टम 1833 में किसने स्टार्ट किया था, तो हार्ट मैकेंजन है। ठीक है, मैकेंजन है। अगर ये नहीं होगा तो फिर विलियम बेंटिक पे आप दे सकते हैं। ओके, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। तो ये माहवारी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। तो ये याद रखना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। नो मूव टू द नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल कॉजेज। अब पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉलिटिकल कॉजेज में क्या था, सब्सिडियरी अलायंस याद रखना कब स्टार्ट हुआ था, 1798 में। स्टार्ट ही किसने, लॉर्ड वेस्ले ने। फर्स्ट साइन किसने किया था, निज़ाम और हैदराबाद ने। याद रखना सब्सिडियरी अलायंस कब स्टार्ट हुआ था, 1793 में। किसने किया था, लॉर्ड वेस्ले ने। और फर्स्ट साइन किसने किया था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने। इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड वेस्ले ने। इंडिया रूलर्स हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश ट्रूप्स एंड पे फॉर देयर मेंटेन। अब जो इंडियन रूलर थे उन्होंने क्या किया, जो भी ब्रिटिश ट्रूप्स थे उनको अपने साथ रख लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, सब कुछ खर्चा उनका करना पड़ता था। ठीक है, उनको देना पड़ता था, उनके मतलब पे वगैरह, उनका जो जितना भी जो मेंटेनेंस होता, जो खर्चा होता था वो ब्रिटिश इंडियन रूलर को ही देना पड़ता था, जो भी ब्रिटिश ट्रूप्स रखे थे उन्होंने अपने साथ। तो इससे क्या हो गया, लॉस होने लगा उनको। ठीक है, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, उनकी आज़ादी भी ख़त्म होने लगी। और मतलब कि उनके ऊपर जो इंडियन रूलर थे उनके ऊपर बड़ा हैवी फाइनेंशियल बर्डन आने लगा ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने लगे और वो पूरा बर्डन उनके ऊपर होने लगा। और इससे क्या हो गया, हमारी इंडियन जो स्टेट थी वो कमज़ोर होती गई। याद रखना ये कमज़ोर होती गई इसके। तो सब्सिडरी अलायंस स्टार्टेड लॉर्ड वेस्ले ने 1793 में की थी। फर्स्ट साइन किसने किया था, निज़ाम हैदराबाद, लॉर्ड वेस्ले ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इंडियन सोल्जर हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश ट्रूप्स एंड पे फॉर देयर मेंटेनेंस, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हैवी फाइनेंशियल बर्डन वीकन इंडियन स्टेट। नेक्स्ट वन इज डेक्टोरेन ऑफ लैब्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये कब हुआ था, 1848 में। याद रखना डेक्टोरेन ऑफ लैब्स कब स्टार्ट हुआ था, 1848 में। ठीक है, इंट्रोड्यूस किसने किया था इसको, लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखना डेक्टोरेन ऑफ लैब्स कब शुरू हुआ था, 1848 में। किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। द एनेक्शन अवध बाय लॉर्ड डलहौजी। अब मतलब कि एनेक्शन जो है अवध को किसने किया था, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिस माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही थी, है ना, प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही थी। ओके, इफ़ ए रूलर डाइट, अगर इसमें क्या था, मतलब कि आपके पास डेक्टोरेन ऑफ लैब्स में अगर कोई भी रूलर, इफ़ ए रूलर डाइट, अगर कोई भी रूलर जो था वो मर जाता था। ठीक है, अगर उसका अपना खुद का बच्चा नहीं होता था तो उसका क्या होता था आगे, पहले क्या होता था कि जिसका मतलब बच्चा है तो वही राज करेगा आगे। अगर उसके फादर या कोई भी उनकी डेथ हो जाती तो फादर मतलब कि जो भी उनका वारिस है ना, सन या जो भी है ना, तो उसको ही बनाया जाता था। ठीक है, उसको ही राजा बनाया जाता था। अब यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश ने वालों ने डेक्टोरेन लैब्स के तहत क्या किया था कि अगर कोई भी रूलर है, अगर वो मर जाता है तो अगर उसका अपना खुद का वारिस नहीं है ना, तो वो दूसरा एडॉप्टेड जो सन वगैरह है या बेटी है उसको रूलर नहीं बना सकता। ओके, तो इफ ए रूलर डाइड विदाउट ए नेचुरल हेयर, ठीक है, हेयर जो वारिस है, हेयर हिज किंगडम वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। अब उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी तो उसका कोई नहीं था। ठीक है, तो मतलब कि वारिस नहीं था तो वो अडॉप्टेड सन लाना चाहते थे। ठीक है, तो लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, उसको करने नहीं दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होने लगी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि जिसका भी वारिस नहीं है तो उसके बाद जो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो राज कौन करेगा, ब्रिटिश। ओके, अडॉप्टेड सन्स वर नॉट एक्सेप्टेड एज लीगल हेयर। तो अगर कोई भी इंसान अडॉप्ट करेगा किसी बेटे को तो उसका लीगल हेयर्स नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये याद रखना, लीगल हेयर्स वर नॉट एक्सेप्टेड एज अडॉप्टेड सन्स वर नॉट एक्सेप्टेड एज लीगल हेयर्स। तो स्टार्टेड 1848 में। डेक्टोरेन लैब्स किसने, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जीता। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मॉल एडमिनिस्ट्रेशन थी, मिस गवर्नेंस था। ओके, इफ अगर कोई भी रूलर उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है, विदाउट ए नेचुरल हियर हिज किंगडम वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। अगर किसी का अपना बेटा नहीं आ गया तो वो उसके बाद कौन राज करेगा, ब्रिटिश। अडॉप्टेड सन वर नॉट एक्सेप्टेड एज लीगल हियर। अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते तो उसका लीगल हियर वारिस नहीं माना जाएगा। आप इससे कौन कौन सी स्टेट अफेक्टेड थे, जैसे आपके पास झांसी आ गई, सतारा आ गया और नागपुर। ठीक है, सतारा है ना, तो ये सारा क्या है, सतारा जो हमारे पास महाराष्ट्र में। ठीक है, 1848 में ये इफेक्टेड हुआ था। क्रिएटेड एंगर अमॉन्ग रूलर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई। अब इससे क्या होगी, जो रानी लक्ष्मीबाई जी थे वो बहुत ही गुस्से में होगी कि ऐसे क्यों। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। जो एनेक्स किया था स्टेट्स थी। ठीक है, लिस्ट ऑफ द एनेक्स स्टेट।
जैसे सतारा है इन महाराष्ट्र में 1848 में इसको एनेक्स किया था। जैतपुर एंड संबलपुर 1849 में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट डेट है। सतारा जो पहली स्टेट थी जिसको एनेक्स किया था 1848 में सतारा। उसके बाद जैतपुर एंड संबलपुर 1849 में। भगाट 1850 में, याद रखना भगाट। उसके उदयपुर 1852 में। झांसी 1854 और नागपुर 1854, झांसी और नागपुर 1854 में, ठीक है। उदयपुर 1852 में और बघाट 1850। जैतपुर एंड संबलपुर 1849 में। सतारा इन महाराष्ट्र में 1848। तो ये पहली जो है जिसको एनेक्स किया था, याद रखो। अनेक्सेशन ऑफ अवध, अब अवध को जैसे एनेक्स किया था, अवध वाज एनेक्स्ड इन 1856, याद रखना 1856 में इसको एनेक्स किया था ऑन द प्रेटेक्स ऑफ मिस गवर्नेंस, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही थी। नवाब वाजिद अली शाह वाज रिमूव्ड, और उसके टाइम जो नवाब अली शाह जी थे उसको क्या किया था, उनको हटा दिया गया। इससे क्या हो गया, दिस एंगर्ड सोल्जर, इससे जो सोल्जर वगैरह थे वो बहुत ही गुस्से में हो गए थे नोबल्स एंड कॉमन पीपल, सिंस अवध वाज प्रॉस्पेरस एंड लॉयल अर्लियर, क्योंकि इससे पहले जो अवध था वहाँ पे बहुत ही खुशहाल थी और सही जिंदगी जी रहे थे लोग। ओके, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ मुगल अथॉरिटी, अब जो भी मुगल का जो राज था तो उसको भी एंड करना चाहते थे, ठीक है। द ब्रिटिश डिसाइडेड दैट आफ्टर बहादुर शाह जफर सेकंड, याद रखना जो बहादुर शाह जफर सेकंड थे, ठीक है, हिज सक्सेसर वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज यहाँ पर, कि अगर जैसे ही बहादुर शाह जफर जो थे अगर उनकी डेथ हो जाती है सेकंड, ओके, तो उसके बाद उनके जो भी सक्सेसर होंगे उनको एज ए एम्परर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, ओके, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये ब्रिटिशर का था। द ब्रिटिशर डिसाइडेड दैट आफ्टर बहादुर शाह जफर सेकंड हिज सक्सेसर वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एम्परर। द मुगल टाइटल एंड प्रिविलेज वर टू बी अबॉलिश, उन्होंने क्या किया, जो मुगल जो लगाते थे टाइटल और जो भी उनको स्पेशल राइट्स मिलते थे ना, प्रिविलेजेस, वो भी उन लोगों का था कि अब इनको हम भी ख़त्म कर देंगे। ओके, दिस हर्ट द सेंटीमेंट ऑफ इंडियंस, इससे क्या हो गया, जो इंडियन के लोग थे उनके अंदर एक मतलब अंदर से जो मतलब सेंटीमेंट उनका हर्ट हो गया, है ना। हु स्टिल रेस्पेक्टेड द मुगल एम्पर, क्योंकि वो जो भी मुगल एम्पर थे उनकी बहुत ही इज्जत थी, ओके, इज्जत करते थे, ठीक है। तो ये सुन के उनको बड़ा बुरा लगा। तो द ब्रिटिश डिसाइडेड एंड ऑफ मुगल अथॉरिटी को वो खत्म करना चाहते हैं। द ब्रिटिश डिसाइडेड दैट आफ्टर द बहादुर शाह जफर सेकंड हिज सक्सेसर वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एम्पर द मुगल टाइटल एंड प्रिविलेज वर टू बी अबॉलिश की जाएगी। दिस हर्ट द सेंटीमेंट ऑफ इंडियन हु स्टिल रेस्पेक्टेड द मुगल एम्पायर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट क्या था, रिडक्शन ऑफ पेंशन एंड टाइटल्स, जो भी मतलब कि पॉलिटिकल कॉज था, मतलब कि रिडक्शन ऑफ पेंशन एंड टाइटल्स, जो भी पेंशन और टाइटल्स थे उसमें कम कर देना, ओके, या बंद कर देना, और टाइटल को ख़त्म कर देना। मैनी रूलर्स एंड नोबल लॉस्ट पेंशन एंड प्रिविलेजेस, बहुत सारे जो रूलर्स और नोबल्स थे उनकी जो पेंशन वो चला गई, ठीक है, और प्रिविलेज जो भी स्पेशल राइट्स मिलते थे वो सारे ख़त्म कर दिए थे, ओके। जैसे नाना साहिब थे, अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, याद रखना जो नाना साहब थे वो क्या थे, अडॉप्टेड सन थे, किसके, पेशवा बाजीराव सेकंड के। वाज डिनाइड पेंशन, उनको पेंशन देने से मना कर दिया, ओके। तो नाना साहिब जो थे अडॉप्टेड सन थे किसके, पेशवा बाजीराव के सेकंड के। वाज डिनाइड पेंशन, दिस लेड टू रेजनमेंट अमंग द फॉर्मर रूलिंग फैमिलीज, अब जो भी फॉर्मर की रूलिंग जो फैमिली थे वो बहुत ही असंतुष्ट होगी इससे, ओके। तो ये आपने याद रखना। एक्सपेनिस्ट, ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। अब वो कंटिन्यू वो चीज़ें करना चाहते थे, एक्सपैंड करना चाहते थे, ओके। कंटिन्यूस एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट क्रिएटेड फियर अमॉन्ग रूल, जो बड़े बड़े रूलर थे उनके अंदर एक डर हो गया था इंडियन के कि भाई ये कंटिन्यूस जो हमारी जो स्टेट्स है उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी इंडियन रूलर थे उनके अंदर एक डर जैसे पैदा हो गया था। तो अगर इंसान लगातार किसी के स्टेट के ऊपर अपने कब्जे में करते जाएगा तो ऑब्वियसली बात है लोगों के अंदर डर तो बैठेगा, और जो रूलर शासन कर रहे थे इंडियन के, ठीक है, इंडियन रूलर्स वो भी डर चुके थे, ओके, उनके अंदर भी एक डर सा खौफ पैदा हो चुका था। इंडियन किंग्स फैट देयर किंगडम वर नॉट सेफ अंडर ब्रिटिश रूल, अब इंडियन जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनको ये लगा कि अब जो इंडियन जो किंगडम है, जो साम्राज्य है, वो ब्रिटिश के अंडर अब सेफ नहीं रही, ओके। तो उनको डर था कि भाई इनके अंडर अब हम सेफ नहीं है जो किंगडम है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ रिमार्क है, ये याद रखना। द ब्रिटिश पॉलिटिकल पॉलिसीज डिस्ट्रॉय द पावर डिग्निटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन रूलर, अब जो भी ब्रिटिश की जो पॉलिटिकल पॉलिसी थी इसने क्या किया, हमारी जो इंडियन की पावर थी, जो रूलर थे वो ख़त्म कर चुके थे, डिग्निटी वो भी ख़त्म, सिक्योरिटी ऑफ इंडियन रूलर वो भी ख़त्म कर चुके थे। दिस वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन अमंग किंग्स नोबल्स एंड सोल्जर बिकम ए मेजर रीजन बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इससे क्या हो गया, जो लोग थे वो बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन थे किस मतलब जो भी राजा महाराजा थे, नोबल थे या सोल्जर थे,
ठीक है। वो बहुत ही असंतुष्ट थे कि भाई ये ब्रिटिश हमारे साथ क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, है ना। कंटिन्यूसली स्टेट को अपने कब्जे में लेना, ठीक है, और लोगों के साथ पेंशन बंद कर देना, उनके स्पेशल राइट्स मतलब कि देने से इनकार कर देना। इससे जो भी बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनको अब लग गया कि अब जो ब्रिटिशर के अंडर हम सेफ नहीं है, ठीक है, जो हमारा राज्य है वो अब सेफ नहीं है इनके अंडर, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके। द डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी। अब उसके बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स था वो भी स्टार्ट कर दिया किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। हिज टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके जो टेन्योर था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कब से कब शुरू था, 1848 से लेकर 1856 तक, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी। हिज टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856। द एनेक्सेशन अवध बाय लॉर्ड डलहौजी, है ना, जो अवध उसने किया था, क्या रीजन था, मॉल एडमिनिस्ट्रेशन या मिस गवर्नेंस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज द मिलिट्री कॉजेज। क्या क्या थे, सैलरी डिफरेंसेस थे, मतलब सैलरी बहुत ही कम देते थे इन कंपेरिजन टू द ब्रिटिश पीपल। जो भी ब्रिटिश के सिपाही थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनकी पेंशन मतलब कि सैलरी बहुत ज़्यादा थी और इंडियन की बहुत ही कम थी। मैक्सिमम प्रमोशन फॉर इंडियंस वाज द पोस्ट ऑफ सूबेदार, मतलब कि मैक्सिमम अगर हमारे पास जो इंडियन की जो भी सोल्जर थे उनकी प्रमोशन कहाँ तक पहुंचा देते थे, वो सूबेदार थे, उससे ऊपर नहीं जाते थे, बड़े बड़े अहदे पे वो अपने लोगों को ही रखते थे। ओके, इसलिए भी ये मिलिट्री कॉजेज थे कि सैलरी बहुत ही कम देते थे, प्रमोशन नहीं करते थे, अगर करते भी थे तो बहुत ही छोटी मोटी पोस्ट पर, है ना, सूबेदार तक पहुंचाते थे, ठीक है, बड़ी बड़ी पोस्ट नहीं देते थे। ओके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी था, एक्सक्लूजन फ्रॉम वेल पेड हाई पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि वो इंडियन को क्या करते थे, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट देने से मना कर देते थे, वहाँ पे नहीं रखते थे, ठीक है, उसको वहाँ से छोटी मोटी पोस्ट दे देते थे, ठीक है। एक्सक्लूजन, ठीक है, एक्सक्लूड कर देते थे फ्रॉम वेल पेड हाई पोस्ट, है ना, जो बड़ी बड़ी पोस्ट नहीं देते थे। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुअल डिसअपेयरेंस ऑफ द इंडियन स्टेट्स, अब धीरे धीरे जो इंडियन जो स्टेट थी वो धीरे धीरे गायब होती गई, उनके कब्जे में आती गई। फॉरनर्स नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, और यहाँ पे ऐसे लगे कि अब पूरा ब्रिटिश रूल छा चुका है। ओके, अब इमीडिएट कॉज क्या क्या थे, इंट्रोडक्शन ऑफ अनफील्ड राइफल यूज़ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, अब यहाँ पे जो भी कव और जो पिक के उस वजह उसके जो चीज़ें होती थी तो उससे वो राइफल के साथ लगा देते थे और उनको बोलो भाई आप मुँह से वो चीज़ें करो, है ना, तो वो चीज़ें थी। इंट्रोडक्शन ऑफ अनफील्ड राइफल यूज़ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, ठीक है। ओके, तो इससे क्या हो गया, हिंदू और मुस्लिम जो लोग थे उनमें बहुत ही मतलब कि हिंदू और जो मुस्लिम थे उनको ये लगा कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है ना, मतलब कि अब काऊ और जो पिग्स हैं, ठीक है, उनकी कार्ट्रिजेज यूज़ करने के लिए बोल रहे थे राइफल के साथ। ओके, अनडेंजरिंग इंडियन रिलीजन, अब जो भी इंडियन जो धर्म था, है ना, तो वो बहुत ही अब खतरे में आ चुका था, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है गाय माता की पूजा करते हैं। ओके, तो इसी वजह से अब द ब्रेकअप ऑफ आर्मी इन 1856 वाज ए फॉलोज, अब इससे क्या हो गया, इंडियन आर्मी जो है वो अब ऐसी ही अलग अलग हो चुकी थी। अब ब्रिटिशर सोल्जर कितने थे, 45,000, और इंडियन नेटिव जो सोल्जर थे इंडियन के, ठीक है, हमारे 2,38,000 थे अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। तो उन्होंने क्या कि इंट्रोडक्शन ऑफ अनफील्ड राइफल यूज़ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज जो कव और पिग से बनी होती थी, ठीक है। एंडेंजर इंडियन रिलीजन, ठीक है, धर्म बहुत ही खतरे में आ चुका था। ब्रेकअप ऑफ द आर्मी इन 1856 वाज एज फॉलोज, ठीक है। तो ब्रिटिशर 45,000 थे सोल्जर और नेटिव सोल्जर कितने थे इंडियन, 2,38,000। अब है मिलिट्री डिफीट्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, अब उसके बाद मतलब कि जो भी इंडियन मिलिट्री डिफीट्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी है, ठीक है, अब उन्होंने जो भी ब्रिटिश आर्मी है बहुत सारी जगह हार चुके थे, अब इंडियन को लगा हम इनको कैसे हराएंगे, ठीक है, तो जब उन्होंने देखा कि भाई ये इतनी भी ताकतवर नहीं है कि बहुत सारी वार में ये जो ब्रिटिशर है वो आर्मी जो है हार चुकी है। द ब्रिटिश आर्मी सफर्ड मेजर, ठीक है, रिवर्सेज इन द, जैसे फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, जब पहला एंग्लो अफगान वार चल रहा था, फर्स्ट एंग्लो अफगान, वहाँ पे भी हार चुकी थी 1838 से लेकर 1842 में, ठीक है। एंग्लो पंजाब वार भी हार चुकी थी और क्रीमियन वार भी हार चुकी थी 1854 से 1856। अब इंडियन के जो भी आर्मी थे, जो भी ट्रूप्स थे, उनके अंदर हिम्मत आ गई कि हम भी इनको हरा सकते हैं। ओके, तो यहाँ से उनके अंदर एक अलग से हिम्मत आ गई। तो द ब्रिटिश आर्मी सफर्ड मेजर रिवर्सेज इन द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में ये हार चुके थे, एंग्लो पंजाब वार में और, ठीक है, क्रीमियन वार में। बिगनिंग ऑफ द कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1850, देखो कब से स्टार्ट हुआ ये, पहली बार ऑन 29 मार्च 1857
कहाँ से शुरू हुआ है? ये बंगाल से, बैरकपुर से। याद रखना, ऑन 29 मार्च 1857, दिस डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 29 मार्च 1857 में सिपाही 8 बैरकपुर बंगाल में रिफ्यूज़ टू यूज़ द न्यू राइफल कार्ट्रिज। उन्होंने क्या किया, जो नई नई राइफल थी, ठीक है, जो कार्ट्रिज से बनी हुई थी, उसको यूज़ करने से मना कर दिया। कहाँ पे? बंगाल में, बैरकपुर में। याद रखना। तो कब? 29 मार्च 1857 में क्या हुआ, जो सिपाही थे कहाँ पे? बैरकपुर में, बंगाल में, उन्होंने क्या किया, जो न्यू कार्ट्रिजेस से बनी हुई थी राइफल थे, उसको यूज़ करने से मना कर दिया। ओके, क्योंकि वो मुँह से फोड़ने पड़ते थे और उसमें जो कार्ट्रिज लगी हुई थी वो काउज और पिग से बना हुआ था। ठीक है। ऑन 24 अप्रैल 1857 रिवॉर्ड बिगन एट मेरठ। ठीक है। और 24 अप्रैल 1857 में जो रिवोल्ट है वो पहली बार कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ में। याद रखना, 24 अप्रैल 1857। ठीक है। तो मेरठ से क्या हुआ था, ये पहली बार रिवॉल्ट शुरू हुआ था। याद रखना। तो रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। ओके, 24 अप्रैल 1857 से। और ये कितना दूर है? 58 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, या दिल्ली से सिर्फ 58 किलोमीटर है। ओके, दिस डेट इज़ इंपॉर्टेंट, 29 मार्च 1857 और 24 अप्रैल 1857। ओके, अब हमारे पास है, सबसे इंपॉर्टेंट है मंगल पांडे। ठीक है। ये पहले एक ऐसे हीरो थे जिन्होंने क्या किया, पहली बार यूज़ करने से मना कर दिया, और इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर पहली बार गोली इन्होंने मारी। याद रखना, गोली भी इन्होंने मारी और इनकार भी इन्होंने ही किया। उसके बाद फिर उसके साथी जो सोल्जर थे उन्होंने साथ देना शुरू कर दिया। ये सोल्जर, ये क्या थे, जो मंगल पांडे जी थे, ये क्या थे, एक सोल्जर सिपाही थे इन द 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे। ठीक है, इन्फेंट्री रेजिमेंट, बहुत ही बहादुर थे। ठीक है, ये बहुत ही बहादुर थे। ठीक है। तो मंगल पांडे जी जो थे, ये सोल्जर सिपाही इन द 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ओके, याद रखना, कहाँ से थे? यूपी, उत्तर प्रदेश से थे। फर्स्ट हीरो ऑफ द रिवॉर्ड ऑफ 18, याद रखना, एग्जाम में आएगा कौन पहले हीरो थे रिवॉर्ड ऑफ 1857, वो थे हमारे पास मंगल पांडे जी। ओके, ये आपने याद रखना। 29 मार्च 1857 में क्या हुआ? 8 बैरकपुर ही अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिसर। जो 29 मार्च 1857 में क्या हुआ, उन्होंने पहली बार क्या किया, बैरकपुर में, जब उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने बोला भाई आप इन राइफल का यूज़ करो जो कार्ट्रिजेस बनी है काउ पिग्स। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मना कर दिया मंगल पांडे जी ने। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे मना कर दिया तो वो उन्होंने अटैक कर दिया, किसके ऊपर? ऑफिसर के ऊपर। ओके, तो 29 मार्च 1857 में 8 बैरकपुर ही अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिसर। तो जो मंगल पांडे जी थे उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया, किसके ऊपर? ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर। ओके, अब ठीक है, तो हमें ही इज़ रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस इन इंडियन हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है, कब एग्जीक्यूट हुआ है? 8 अप्रैल 1857 में। हिज रेबरेशन एक्ट एज ए स्पार्क दैट लेड टू द वाइड स्प्रेड रिवॉर्ड 1857 इज रिमेंबर्ड एज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है 10 मई।